मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जहां एक आदमी को फांसी हुई और उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में अपनी आखिरी रात अपनी बीवी के साथ गुजारना चाही। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक ही मोहल्ले के थे। एक का नाम हामिद था और दूसरे का नाम अमीर था। उन दोनों के अंदर बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों एक साथ ही खाते पीते थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक साथ जवान भी हो गए। जवान होने के बाद दोनों ही एक साथ एक फैक्ट्री में काम करना शुरू हो गए और इसी बीच इसी फैक्ट्री में एक लड़की होती है जिसका नाम फातिमा था। फातिमा हामिद से मोहब्बत करना शुरू हो जाती है। वो हामिद को अपना दिल दे बैठती है। फातिमा और हामिद दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, एक साथ इकट्ठा हो जाना, यानी कि इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी थी कि हामिद जब भी अपना खाना लेकर फैक्ट्री में जाता था उस खाने से वो खाना फातिमा खा लेती थी। अगर फातिमा फैक्ट्री में अपना खाना लेकर जाती तो वो खाना हामिद भी खा लेता था। मतलब आप ये कहें कि दोनों की मोहब्बत इस कदर बढ़ चुकी थी जो अब दूसरों को भी नज़र आना शुरू हो गई थी। हामिद का जो दोस्त होता है आमिर, वो अपने दोस्त हामिद को कहता है कि हामिद, मैं चाहता हूँ तुम मेरी भी दोस्ती अपनी दोस्त फातिमा से करवा दो। तो कहते हैं ना, कोई भी इंसान अपनी मोहब्बत को किसी से बांट नहीं सकता। सब कुछ बांट सकते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं बांट सकते। अपने दोस्त आमिर से वो कहने लगा कि जब वो मेरी मोहब्बत है मैं उसे आपके साथ किस तरह बांट सकता हूँ, मैं तुम्हारी कैसे उससे दोस्ती करवा सकता हूँ। कहीं ना कहीं कहें कि वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारी फातिमा से कभी भी दोस्ती नहीं करवाऊँगा। इस बात से आमिर अंदर ही अंदर नाराज़ हो जाता है और उसी दिन से आमिर के अंदर हामिद के लिए जलन शुरू हो जाती है। एक दिन मौका पाकर आमिर फातिमा के मना करने के बावजूद भी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। उसके साथ हर वो गलत काम करता है जो आमतौर पर कोई भी लड़की नहीं चाहती। इस हद तक गुजर जाता है कि वो उसके बाद उसका गला दबाकर ना सिर्फ उसका कत्ल करता है बल्कि कत्ल करने के बाद हामिद के कमरे में सुला भी देता है। उसके बाद खुद वो वहाँ से फ़रार हो जाता है और उसके बाद फिर वो खुद भी पुलिस को फ़ोन करके इस बात की इत्तला देता है कि एक लड़की ऐसी ऐसी फलां जगह पर उसकी लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके वारदात पर उस वक़्त वहाँ पहुँच जाती है और उस वक़्त उसी कमरे में हामिद भी पहुँच जाता है। पुलिस आकर फ़ौरन हामिद को गिरफ़्तार कर लेती है। हामिद ये सोचने पर मजबूर हो जाता है आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, जो कत्ल हुआ आखिरकार किसने किया। कहा जाता है कि जो मौके वारदात पे सबूत मिलता है वो सबूत ही सब कुछ होता है और कहीं ना कहीं इस सबूत के सर पर ही सारा काम होता है। जैसे ही हामिद की गिरफ्तारी होती है फिर उसको जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तर सबूत इकट्ठे होने लगते हैं। उसी बीच पुलिस पोस्टमार्टम के लिए कहती है। लड़की का पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो रिपोर्ट आती है। उस पोस्टमार्टम में साफ साफ इस बात की सच्चाई होती है कि कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ पहले तो ज़बरदस्ती की गई है, फिर उसके बाद बहुत ही बुरे तरीके से उसका गला दबाकर उसका कत्ल किया गया है। जैसे ही इस बात का पता चलता है कि इस लड़की के साथ बहुत ही जुल्म किया गया है, अब सब लोग इस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि इस लड़के को फांसी हो। इस बात की डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह इश्तिहार लगा दिए जाते हैं, ये जुल्म है, ये जुल्म है। सब इस बात के लिए आवाज़ उठाते हैं कि जल्द अज जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और होता भी वही है। वक़्त आने पर सारे सबूतों और गवाहों के बयानात के बाद जज साहब हामिद को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक बेगुनाह को गुनहगार बनाया जाता है, वो भी गुनहगार इतना कि उसे अभी के अभी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। 2 दिन बाद उसे फांसी होनी होती है। जिल्लात साबर मसीह उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, हामिद परसों तुम्हारी फांसी है। और फांसी होने से पहले कानून के मुताबिक ये कहा जाता है जैसे फांसी होनी होती है
उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और इसी कानून के मुताबिक तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हामिद थोड़ी देर के तो खामोश रहता है और फिर बोलता है कि साहब, अगर आप सब की एक ख्वाहिश पूरी करते हैं तो मेरी भी फिर एक ख्वाहिश पूरी कर दे। साबिर मसीह कहने लगा कि हाँ, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी वो ज़रूर पूरी की जाएगी। हामिद ने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं अपनी आखिरी रात या फिर एक रात अपनी बीवी के साथ गुजारूं। उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। और इस बात को सुनकर जल्लाद साबिर मसीह कहीं ना कहीं अपनी सोच में गुम हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल की सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जो कैदी जिसे 2 दिन बाद फांसी के फंदे में झूलना है और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके दिल में ये ख्याल आता है कि ये कैसा इंसान है जो अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता है, अपनी बीवी के साथ एक रात सोना चाहता है, लेकिन आखिरी ख्वाहिश तो आखिरी ख्वाहिश थी जो सबकी पूरी की जाती है और इसकी भी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और ये खबर उसकी बीवी को पहुंचाते हैं कि तुम्हारा शौहर चाहता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, एक रात तुम उसके साथ गुजार लो, एक रात उसके साथ बेड पर सो जाओ। उसकी बीवी ये खबर सुनकर फौरन अपने घर से निकलती है और सोचती है चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा शौहर, चाहे वो बेगुनाह है या गुनहगार है, लेकिन कानून तो उसे गुनहगार मान चुका है और कहीं ना कहीं ये ज़रूर इस गुनाह में मुलव्वस होगा, तभी तो कानून ने इतनी बड़ी उसे सज़ा सुनाई है। अगर मेरे शौहर की यही ख्वाहिश है तो मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। वो अपने शौहर को मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुँच जाती है। उधर दूसरी तरफ उसके आने से पहले जेलर साहब और पुलिस वाले मिलकर जेल के अंदर एक कमरे को फूलों से बहुत खूबसूरती से सजा देते हैं और वहाँ उस कमरे में दोनों मियाँ बीवी को शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ मियाँ बीवी को शिफ्ट करने से पहले उस कमरे में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया जाता है ताकि उन दोनों मियाँ बीवी के बीच होने वाली हर बात को वो जान सके। अगर वो दोनों मियाँ बीवी कोई भी एक दूसरे से बात करें तो हमें उन दोनों की सारी जानकारी मिलती रहे और वॉइस रिकॉर्डर का जो भी कनेक्शन होता है वो जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं ताकि इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को जेलर साहब साफ साफ सुन पाए। और साथ साथ उस कमरे के बाहर 2 बॉडीगार्ड उन्होंने खड़े कर दिए। बीवी जैसे ही अपने शौहर के पास जाती है, जाने से पहले जैसे ही उसकी नज़र अपने शौहर की तरफ पड़ती है तो वो उसे देखकर फौरन रोना शुरू कर देती है। अपनी बीवी को देखकर उसका शौहर भी रोना शुरू कर देता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। काफ़ी देर के बाद जब रोने का सिलसिला ख़त्म हुआ तो उसकी बीवी अचानक से उसके शौहर को पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? हामिद, आखिर हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने किसी और से प्यार कर लिया? अगर तुमने उससे इतना प्यार कर ही लिया था तो उस लड़की को तुमने मार क्यों दिया? उसकी बीवी अपने शौहर को कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछती है, बताओ आखिर क्या हुआ था? आखिर क्या हो गया था तुम दोनों के बीच? क्या कमी रह गई थी? आखिर क्या बातें हो गई थी? जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसकी जान के दुश्मन तुम बन गए। उसका शौहर हामिद अपनी बीवी की बातें सुनकर थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर रोते हुए बोलना शुरू करता है, तुम जिस बात के लिए मुझे बोल रही हो या फिर कानून मुझे जिस कत्ल के लिए फांसी की सज़ा सुना रहा है, हकीकत में तो मैंने वो गुनाह किया ही नहीं। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ये बस हमारा कानून है। सबूतों और गवाहों के बाद वहाँ मुझे पर सज़ा सुना दी गई। जज साहब के पास जितने भी सबूत और गवाह इकट्ठे हुए थे सब के सब मेरे खिलाफ थे। इसी वजह से मुझे फांसी की सज़ा सुना दी गई। इसकी बीवी रोते हुए कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ क्या बात है? आखिर क्या बात है? उधर मियाँ बीवी दोनों जो बातें कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जेलर साहब और वहाँ के पास वाले दूसरे लोग सभी उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को साफ साफ सुन रहे होते हैं। फिर हामिद अपनी बीवी को अपने बारे में सारी सच्चाई बताता है कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वही उस फैक्ट्री में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम फातिमा था। मैं और वो दोनों एक साथ उठते बैठते थे। मेरे घर का लाया हुआ खाना वो खा लेती, कभी उसके घर से आया हुआ खाना मैं खा लिया करता था।
कहीं ना कहीं बस यही हम दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और बाकी कुछ भी नहीं था। सिर्फ इसी गहरी दोस्त को लोग हमारी मोहब्बत समझते थे। इसकी बीवी ने पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो अपनी बीवी को अपना दूसरा किस्सा सुनाता है कि एक दिन मेरी दोस्त फातिमा ने मुझे कहा कि मैं आज तुम्हारे कमरे में सुबह का नाश्ता तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, और मैं उसे इस बात के लिए मना नहीं कर सकता था और मैंने उसे अपने पास आने की दावत दे दी और उसको सुबह ही आने के लिए बुलाया। और वहाँ मेरे आने से पहले आमर भी उसी कमरे में पहुँचा होता है और मैं वहाँ उसी वक्त बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए चला गया था। और उसी बीच आमर ने उस लड़की के साथ क्या क्या किया मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब मैं अपना सामान लेकर आता हूँ तब उस वक़्त फातिमा की लाश मेरे बेड के ऊपर पड़ी होती है और आमर वहाँ से फरार होकर भाग जाता है। और उस वक़्त मैं फातिमा की लाश देखकर बहुत घबरा गया। उस वक़्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और किस तरफ जाऊँ। इतना सोचते सोचते कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस ने आते ही बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे, कोई सवाल किए बगैर मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंने पुलिस को अपनी बहुत सफाइयाँ पेश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, क्योंकि मौके वारदात पर मेरे कमरे से फातिमा की डेड बॉडी मिली थी और इस बात को लेकर पुलिस और फैक्ट्री वाले सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए और पुलिस हमें वहाँ से गिरफ्तार करके ले आई। उसके बाद वो फिर अपनी बीवी के गले लगकर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गया। अपने शोहर की बातें सुनकर उसकी बीवी भी रोना शुरू हो गई। दोनों काफ़ी देर तक ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि कमरे के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े थे वो भी उनके रोने धोने की आवाज़ें सुनकर रोने लगे। दूसरी तरफ जेलर साहब, जब उन्होंने अपने ऑफिस में वॉइस रिकॉर्डर लगाया था, वो भी उनका सारा किस्सा और मियाँ बीवी का रोना धोना सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन दोनों मियाँ बीवी की बातों और रोने से पूरे का पूरा जेल का माहौल गम में डूब जाता है। हामिद अपनी कहानी में आगे बताता है कि हमारा कानून बहुत अंधा है और कहीं ना कहीं ये अंधा कानून ही है जो बिना कुछ सोचे समझे और कुछ चंद सबूतों की वजह से मुझे फांसी की सना सुना दी गई। हामिद अपनी बीवी के हाथ पकड़कर कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर क़यामत वाले दिन होगा। फिर वो अपनी बीवी से कहने लगा, अब तुम घर चली जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम उनकी अच्छे से परवरिश करना और कभी भी मेरे बेटों से इस बात का जिक्र मत करना कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि आने वाले वक्त में इस झूठे कानून से हमारे मासूम बच्चों का भी भरोसा ख़त्म हो जाएगा। ये बोलकर हामिद फिर से रोने लगा। उसकी बीवी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी, पूरे जेल का माहौल गमगीन हो गया था। वहाँ खड़े सब लोग रो रहे थे। बॉडीगार्ड के साथ साथ जेलर और जेलर के साथ ऑफिस में जितने भी लोग, उसके साथ स्टाफ बैठा हुआ था, वो सब लोग उन दोनों मियाँ बीवी का ये मंजर देखकर रो रहा था। जाते वक्त बीवी अपने शोहर को देखती है और शोहर अपनी बीवी की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को मुड़ कर देखते हैं। बीवी जब अपने शोहर को रोता हुआ देखती है और फिर से भागकर अपने शोहर की तरफ चली जाती है। फिर वो अपने शोहर के पास पहुंचकर उसके पैरों में गिर जाती है और अपने शोहर के पांव पकड़कर कहती है, आज तुम्हारा और मेरा आखिरी मिलन है और मैं चाहती हूँ कुछ और वक्त आपके पास रह लूँ। जेलर इस बात की उन दोनों को इजाज़त दे देता है। 1-2 मिनट वो अपने शोहर के पास गुजारती है और फिर वापस चली जाती है और फिर से वो अपने शोहर को यही कहती है, आज मेरी और तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात है और अब मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। उसकी बीवी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं सब एक दूसरे से यही कहना शुरू कर देते हैं, आज फिर एक बेगुनाह को फांसी की सज़ा हो रही है। सबकी जुबानों पर एक ही लफ्ज़ होता है, ये कानून अंधा है, ये कानून अंधा है। इस बात का चर्चा पूरे जेल में फैल जाता है। उसके बाद जब जेलर इस वॉइस रिकॉर्डर को दोबारा से सुनता है, उसके दिल में अचानक ये ख्याल आता
आता है कि आज फिर एक गुनहगार को फंसाया जा रहा है। हम और हमारा पाकिस्तान कानून अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। परसों तो इस बेगुनाह को फांसी हो जाएगी और वो जेलर सोचने लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हम सारा कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते तो हमारे रहने या ना रहने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारी आंखों के सामने सारा कुछ जानने के बावजूद भी एक मजलूम को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, अचानक से पूरे शहर में इस बात का चर्चा शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर बड़े बड़े जजेस और वकील को इस बात का फैसला करने के लिए बुलाया जाता है और दूसरे दिन बहुत ही बड़ी मीटिंग पर वह सबको बुलाते हैं। इस मीटिंग में बड़े बड़े शहरों के बहुत सारे जजेस को बुलाया जाता है और जो जेलर होते हैं वो इस वॉइस रिकॉर्डर को वहाँ सबके सामने सुनाते हैं। इस वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पाकिस्तान का कानून ये सब क्या करने जा रहा है और फिर इस बात का इंसाफ होता है। इस सज़ा का असली मुजरम तो इसका दोस्त आमिर है और फिर हामिद को फांसी क्यों दी जा रही है, इस बात की चर्चा वहाँ पर होने लगती है और सब लोग इस फैसले पर उतरते हैं कि इस फांसी को रोका जाए और आमिर को इस फांसी की सज़ा दी जाए। अगले दिन जेलर हामिद के घर जाता है और हामिद की बीवी से कहता है आपके शोहर को बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। यह खबर सुनकर इसकी बीवी बहुत खुश होती है और खुश होने के बाद वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून पर फिर से भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी और सच्चाई ये थी कि आमिर ने फातिमा का कत्ल किया था और पुलिस इसी दिन आमिर को ढूंढकर गिरफ्तार कर लेती है और अगले दिन आमिर को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उसके दोस्त हामिद को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। मोहतरम नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इंसान हमें बुरा होता है उसके साथ बुरा ही होता है, जो अच्छा होता है अल्लाह पाक उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। और दूसरी बात ये कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो आंखों के सामने नज़र आ रहा होता है असल में वो हकीकत नहीं होती, इसके पीछे छुपी कोई और ही हकीकत होती है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।